and Jai Hind student. Let's begin with another topic and this is going to be elasticity of demand. अरे भाई इलास्टिक आपने नाड़ा आपने रबर बैंड जरूर इलास्टिक का नाम सुना होगा. क्या कहते हैं जो चीज चेंज हो वो इलास्टिक है. रबर बैंड इलास्टिक है. क्या कहते हो? हाँ रबर खींचा जा सके. हाँ स्लिंगी आपने देखा होगा इलास्टिक है. तो डिमांड से इसका क्या लेना देना है सर? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो ये कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट्स के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है तो जरूर वह डिमांड इलास्टिक है. और अगर डिटर्मिनेंट्स के, अरे भाई डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स के, जैसे प्राइस जैसे इनकम के चेंज होने पर डिमांड चेंज नहीं हो रही है तो डिमांड इनइलास्टिक. आइए इसी से बिगिन करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पूरा कंसेप्ट समझेंगे. तो एक इलास्टिक डिमांड तब मानी जाती है जब उसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होती है क्योंकि चेंज इन प्राइस हो रहा होता है. और इनइलास्टिक हो जाएगी जब इसका रिवर्स हो जाएगा. तो आइए समझते हैं डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स. कीवर्ड है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. हाँ क्या कितने हद तक डिमांड में चेंज आया उनके डिटर्मिनेंट्स के चेंज में, इसको मेजर करता है इलास्टिसिटी. कई बार इसको डिमांड इलास्टिसिटी भी कहते हैं. और क्योंकि डिमांड कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी पे डिपेंड करता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे डिपेंड करता है और इवन समटाइम्स प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंड करता है. ये सारे फैक्टर्स डिमांड पे अफेक्ट डालते हैं. आइए समझते हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में. तो तीन बेसिकली टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है. पहला है प्राइस इलास्टिसिटी जो सबसे मेन पार्ट है आपके इस चैप्टर का. हाँ प्राइस इलास्टिसिटी में सबसे डिटेल में आपको समझना है. अब डेफिनेशन मत पूछो क्योंकि वही सेम डेफिनेशन मैं बार बार बोलूंगा. डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. फिर से अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हुआ प्राइस ऑफ द कमोडिटी के चेंज होने पर इसे कहेंगे, इस मेजर को कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी से. तो एनी चेंज इन द प्राइस वेदर इट इज डिक्रीज और इंक्रीज अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है ये तो आप जानते हैं. जैसे एक बेसिक रूल है प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है. तो अब इसको मेजर करना चाहते हैं. फॉर्मूला क्या है? ये रहा. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. दोनों को परसेंटेज में रख के डिवाइड कर देंगे. चलिए डिग्रीज भी, हाँ डिग्रीज मतलब कितने हद तक प्राइस इलास्टिसिटी हो सकती है. 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिस्कस की जाएगी. ठीक सुन रहे हैं 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हम डिस्कस करेंगे. डिग्री मतलब होता है मेजर, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी को 5 वैल्यूज निकाली जा सकती है. आइए इनके बारे में एक एक करके समझेंगे. तो जब मैंने कहा इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि डिमांड में चेंज आ रहा है बल्कि प्राइस में चेंज कम है, डिमांड में चेंज ज्यादा है. और इनइलास्टिक ठीक उल्टा कहता है कि प्राइस में चेंज ज्यादा हो गया फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम इसे कहते हैं इनइलास्टिक. आइए टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में सबसे पहले आएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस चेंज हुआ ही नहीं, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड इनफाइनेटली चेंज हो रही है. एक एग्जांपल मैं आपको एक शेड्यूल से एग्जांपल देता हूं. ये रहा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स और ये क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एक्स. प्राइस है 10 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में 100. प्राइस है 10 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड है 200. प्राइस है 10 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड है 500. तो प्राइस में चेंज तो हो ही नहीं रहा है. देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट स्टिल
क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये रेयर अर्थात नहीं कॉमनली, जैसे कॉमन फिनोमेना नहीं है, ऐसा मार्केट में रेयरली होता है। ठीक है, जब मार्केट में बहुत स्मॉल चेंज इन प्राइस हो या प्राइस में चेंज ना हो, फिर भी बहुत मेजर चेंज हो जाए डिमांड में, जैसे कि हमारे केस में हो रहा है। हाँ, इस केस में इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है। हाँ, सिंबल कुछ 2 जीरो को जोड़ दो तो बन जाता है। हाँ, 2 जीरो को जोड़ दो बन जाता है। अब आप सॉल्व करना चाहेंगे तब भी आ जाएगा, और अगर आप ग्राफिकली देखना चाहेंगे इसको तो इसके लिए ई बना दीजिए ग्राफ में। हाँ भाई, ई बना दीजिए। ये हमारा रहा डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को शो करने के लिए। यहां पर है प्राइस, यहां है नीचे एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड, और ई बनाने आपको आता ही है। हाँ भाई, ई बनाने आता है ना आपको। बस क्या करो, ई कैसे बनाते हो, ई बनाने के लिए आप एक ऐसी लाइन खींच दो। सोचिए, इमेजिन करिए मन में कि यहां पर भी एक इमेजिनरी लाइन है। वैसे ये लाइन है नहीं, मैं तुमको बस ई दिखाने के लिए, याद कराने के लिए कि इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में ई बनता है। ये डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है, दिखा रहा है कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस है पी, बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इलास्टिसिटी इज इनडेफिनाइट अर्थात इन्फिनिटी। मैंने कहा रेयर फिनोमेना है, असली जिंदगी में ये नहीं होता। ठीक, एक और फिनोमेना भी है इसका ठीक रिवर्स। ठीक रिवर्स क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, अर्थात डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है। अब क्या होगा, अब प्राइस, एग्जांपल दे रहा हूं, और क्वांटिटी। देखिए प्राइस 10 है, मार्केट में 100 यूनिट्स का डिमांड है। प्राइस हो गया 15, मार्केट में 100 यूनिट्स की डिमांड है। प्राइस हो गया 20, मार्केट में 100 यूनिट की डिमांड है। आपने देखा इस बार प्राइस तो चेंज हो रहा है, डिमांड इस बार क्या है, हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड इज कांस्टेंट। अगेन रेयर फिनोमिना, नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में ये फिनोमिना बहुत रेयर होगा। क्या हो रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, देयर इज नो चेंज इन दी डिमांड, डिमांड वैसी की वैसी बरकरार है। 100 है तो 100 ही है। हाँ, मेरा अज्यूम्ड एग्जांपल है, एक शेड्यूल से समझा दिया है। इस केस में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, और आपको आई वर्ड को याद करना है। क्या वर्ड याद करना है, आई। तो इसीलिए जब डायग्राम बनाएंगे तो आई बना देंगे। कहिए कैसे बनाएंगे, ये रहा आई, मैंने तो आई बना दिया। यहां वाई एक्सिस पे देखिए तो प्राइस है, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये सीधी डंडी बस बना दी एक। ठीक है, इस समय इलास्टिसिटी है 0, क्योंकि प्राइस तो चेंज हो रही है इनफाइनेटली, पर क्वांटिटी क्या है, नहीं चेंज हो रही है। क्वांटिटी है ओ क्यू, और प्राइस देखिए P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। प्राइस इनवेरिएबली चेंज होती जा रही है। दिस इज ऑल्सो एन एबनॉर्मल सिचुएशन। हाँ, नॉर्मल लाइफ में ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। दोनों कर्व समझ में आ गया होगा, दोनों के शेड्यूल भी समझ में आ गए होंगे। आइए अब ले चलते हैं परफेक्टली या रिलेटिव इन इलास्टिक। देखिए, जब आपको इलास्टिक शब्द आ जाए वर्ड, तो मैंने पहले ही बताया कि रबड़ बैंड। हाँ, मैंने आज का जब वीडियो बिगिन किया तो मैंने बताया इलास्टिक। हाँ भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलास्टिक है, जिसका थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ तो एक्सपेंड हो जाती है, और फोर्स छोड़ दो तो वापस वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। रबर बैंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था, या हम धनुष को पीछे खींचते हैं, छोड़ते हैं तो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है धनुष। क्या कहते हैं, टच करते हैं ना बो को। हाँ, तो क्या वर्ड है, इलास्टिक मतलब चेंज। बस एक वर्ड दिमाग में बैठा लेना है आपको, इलास्टिक मतलब चेंज। ठीक है, किसका चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज। क्लियर वर्ड है। जब भी इलास्टिक वर्ड बोलेंगे आप क्या मन में सोचोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, क्योंकि ये प्राइस इलास्टिसिटी है तो इसलिए चेंज इन प्राइस। तो अब आ रहा है रिलेटिव इलास्टिक। इसमें क्या होगा, इसमें डिमांड चेंज होगी, डिमांड चेंज करेगी। देखा, चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। ये इलास्टिसिटी
1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है। शेड्यूल के रूप में मैं दिखाता हूं, एक ये रहा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और ये क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस है 10, क्वांटिटी डिमांडेड है 100, ठीक है। मतलब जब दाम 10 रुपया था तो लोग 100 यूनिट खरीदते थे, दाम बढ़ गया, 10 के बाद दाम हो गया 15, तो देखिए क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है, सही है। प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। तो ऐसे को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे इलास्टिक। अब सर इसको इलास्टिक कहेंगे, इनइलास्टिक कहेंगे, तो प्राइस में चेंज अगर ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, क्या? इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इट इज इलास्टिक। अर्थात डिमांड में चेंज ज्यादा हो तो इलास्टिक माना जाएगा, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड एज इलास्टिक। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। हाँ, क्या मैंने कहा? वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। चलिए आपको एक एग्जांपल से भी अभी साबित करके दिखाएंगे। हाँ, वैसे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर 12 रुपया कर देता हूँ, ठीक है। 15 की जगह 12 कर देता हूँ। और इसी को ही क्या करता हूँ आपको प्रूव भी करके दिखाता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है। आइए चेक करिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है 25%। सर वो कैसे आया? 100 से 75, मतलब कितने का चेंज है? 25%। तो उसको कहेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 25। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 20%। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का परसेंट ज्यादा होगा और प्राइस का चेंज कम होगा, उसी को कहेंगे इलास्टिक। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर मुझे फॉर्मूला लगाना हो इलास्टिसिटी का, मैंने अभी दिया था इलास्टिक का फॉर्मूला क्या दिया था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डेल्टा साइन जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। पुट कर दूं, देखिए वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, ऊपर आ जाएगा 25 अपॉन 20, आप डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 1.25। देखा आपने, आपकी वैल्यू जो आ रही है वो डिवाइड करने पे 1 से ज्यादा आ रही है। हेंस प्रूव कि ये इलास्टिक डिमांड है। शेड्यूल समझ में आ गया? हाँ, अब आप इसका कर्व देखना चाहोगे मेरे हाथ से, तो मैं आपको कहूंगा ये कर्व स्लांटिंग होगा। कैसा कर्व होगा? देखिए, अभी आपने देखा इलास्टिक कर्व देखा था, ऐसा रहा परफेक्टली इलास्टिक, ये रहा ई बन गया। आपने देखा आई देखा परफेक्टली इन इलास्टिक। अब ये कर्व जो होगा थोड़ा स्लांटिंग कर्व होगा, ठीक है। कैसा कर्व होगा? स्लांटिंग। इसमें प्राइस में चेंज कम होगा, ठीक है। और थोड़ा चेंज कर दूं, क्या मैंने कहा? इसमें प्राइस में चेंज कम होगा और क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा होगा। आप फिर से देख लीजिए, ये है प्राइस की साइड, देखिए ग्राफिकली देखिए, प्राइस का चेंज बहुत कम है और यहाँ जो नीचे की तरफ है क्वांटिटी, यहाँ पे चेंज ज़्यादा है। इसीलिए इसको कह रहा हूँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। नाम हो गया रिलेटिव इलास्टिक। क्लियर है? आइए, ठीक रिवर्स सिचुएशन पैदा होने वाली है जब हम कहेंगे रिलेटिव इनइलास्टिक या सिंपली इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटरी। हाँ, मतलब 1 से कम होने वाली है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें प्राइस का चेंज ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, प्राइस का चेंज ज़्यादा होगा। प्राइस है 10, क्वांटिटी डिमांडेड है 100, प्राइस का चेंज हो गया 20, क्वांटिटी डिमांडेड है 75। तो प्राइस तो 100% चेंज हो गई है। देखिए, इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। साफ साफ दिख रहा है चेंज इन प्राइस। देखिए, मैं सॉल्व करता हूं, चेंज इन प्राइस कितना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 100%,
क्योंकि 10 से वैल्यू सीधे 20 हो गई है, तो परसेंट का चेंज आया। अब जबकि डिमांड में चेंज कितना आया, 25%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज 25। क्या पता चला? पता चला साफ साफ कि चेंज इन प्राइस ज्यादा हो रहा है, चेंज इन प्राइस ज्यादा हो रही है। बस इसी को कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, 1 से कम, 0 से अधिक। समझ गए? 1 से कम होगी, 1 से 0 के बीच में होगी। क्या हमारे रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं? हाँ, क्या हमारे लाइफ में ऐसी कोई चीजें हैं जो इनइलास्टिक डिमांड की हैं? तो हाँ, जो गुड्स नेसेसिटीज के होते हैं, नेसेसिटी जानते हैं आप, वो चीज़ें जो आपको डेली चाहिए। हाँ, फूड चाहिए आपको डेली, ठीक है। आपके जो डे टू डे नीड्स की चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। आपके घर में टूथब्रश है, आपका मैच बॉक्स है, हाँ, छोटी छोटी चीज़ें ये सब इसी के अंदर आती हैं। इनमें प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में चेंज ज़्यादा नहीं हो पाता है। सोचिए चीनी महंगी हो जाएगी, हाँ, चीनी का दाम डबल हो जाएगा तो क्या करोगे? चीनी खाना छोड़ दोगे? क्या कहते हो, चीनी खाओगे ही नहीं? नहीं भाई, जितनी चीनी ज़रूरत की होती है तो लोगे ही लोगे ना। तो ये लोग क्या है, इन इलास्टिक। थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी एकदम नहीं चेंज कर पाए। अब ये इलास्टिक कैसी है, यूनिटरी या यूनिट इलास्टिक। इसमें जितना चेंज इन प्राइस में हो रहा है, क्या चीज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। शेड्यूल से समझना है, इसका शेड्यूल मैं यहाँ बना रहा हूँ नीचे। प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस है 10, क्वांटिटी है 100, प्राइस हो गई 20, क्वांटिटी हो गई 50। यहाँ पर चेंज आया प्राइस में 100%, क्वांटिटी में चेंज भी आ गया 100%, ठीक है ना। जब आपको दोनों का चेंज इक्वल दिखे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ 15 कर दूँ, बेटर होगा, सॉरी यहाँ 15 कर दूँ, तब दोनों का सेम आएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50% है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी 50% है, तो दोनों ही सेम है इसमें। इस केस में इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। अगेन ये बहुत रेयर फिनोमेना है, हम लोग, मैं और आप ऐसा नहीं करते हैं ना कि 10% दाम बढ़ा है तो 10% चीज़ें कम खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ 10% चीज़ें सस्ती हो गई हैं, अब 10% ज़्यादा खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं, पसंद के हिसाब से तो नहीं करते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए यूनिटरी इलास्टिक अर्थात यूनिट इलास्टिक। इसका कर्व मुझसे पूछोगे यूनिट इलास्टिक का, तो उसका कर्व एकदम बीचों बीच में होगा, एकदम इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में होगा। जितना प्राइस में चेंज आ रहा होगा उतना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। यहाँ पर प्राइस का चेंज, यहाँ पे प्राइस का चेंज, क्वांटिटी का चेंज क्या होगा, इक्वल होगा। ये गैप देखिए जिसे हम कह रहे हैं प्राइस का चेंज, और ये गैप देखिए जिसे हम कह रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज, दोनों सेम होगा एकदम, दोनों एक्सेस के बीचों बीच ये लाइन होगी, नाम है यूनिटरी इलास्टिक। आइए अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब इलास्टिसिटी को मेजर करने के कुछ मेथड्स हैं क्या? हाँ भाई, मेथड है तो वैसे तो इलास्टिसिटी को पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क मेथड भी देखा जा सकता है। जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर, हाँ, किसी एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी है, इसको मेजर करने को कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। इसके लिए आप परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हैं, हाँ, परसेंटेज मेथड। और दूसरा होता है आर्क इलास्टिसिटी। अब ये क्या होता है, आर्क और परसेंटेज में अंतर क्या होता है? जब आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है किसकी, ओवर अ फाइनाइट रेंज। हाँ, मैं डायग्राम से समझा दूं आपको, आइए डायग्राम पे देख लीजिए। अगर आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है किसी एक पॉइंट पर, ये रहा आपके पास एक डिमांड कर्व, आपने इस पॉइंट पर, लेट्स से इस पॉइंट का नाम है P, आपको यहां पर, हाँ, ये है प्राइस का एक्सेस जो हमारा y एक्सेस है, और ये रहा हमारा x एक्सेस, ये है क्वांटिटी डिमांडेड का, है ना। यहाँ पर आती है क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है इस पॉइंट P की, तो उसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिए,
लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट के P के ऊपर का हिस्सा, तो उसको कहेंगे अपर सेगमेंट। और ये P से नीचे का हिस्सा, ये है लोअर सेगमेंट। यहां मैंने दिखाया आपको अपर सेगमेंट, तो साफ साफ पता चल रहा है लोअर सेगमेंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब जब आपका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, आप पता कर लेंगे कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। हाँ, इसे कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। समझ में आया? तो आपने इस पॉइंट पे, P के पॉइंट पे क्या कर दिया, एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर कर ली। अब मुझे एक से अधिक पॉइंट पे मेजर करनी हो तो, ओवर रेंज मेजर करनी हो तो, जैसे कि एक कर्व में, स्ट्रेट लाइन में नहीं मेजर करनी है, एक कर्व में मेजर करनी है। कर्व मतलब समझ गए ना, एक ऐसी लाइन जो कि हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इस पॉइंट पे हमको इलास्टिसिटी मेजर करनी है। लेट्स से ये पॉइंट है मेरा, और ये रहा दूसरा पॉइंट P1। तो P से लेके P1 तक क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। इसी को कहते हैं क्या, आर्क मेथड। ओवर रेंज यहां से लेकर के पॉइंट P से P1 तक लेकर के मुझे इलास्टिसिटी मेजर करनी है। हम इसमें आर्क मेथड यूज करेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट के इलास्टिसिटी का डिफरेंस यूज करेंगे। वापस आए, अब देख लिया आपने आर्क मेथड क्या होता है और पॉइंट मेथड क्या होता है। चलिए वापस आते हैं। तो आर्क मेथड में क्या होता है, ओवर अ रेंज, क्या कीवर्ड है, ओवर अ फाइनाइट रेंज तक हम इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं। आर्क मेथड में परसेंटेज का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और इवन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी लगा सकते हैं। क्या कहा, ये दोनों मेथड नहीं मालूम है? हाँ भाई, अभी हम बताने जा रहे हैं। तो एक तरह से 3 मेथड्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी। पहला मेथड है परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड, हाँ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर और तीसरा पॉइंट और ज्योमेट्रिक। चलो स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज मेथड से शुरुआत करते हैं। सबसे आसान सबसे कॉमन मेथड है परसेंटेज मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड को प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। इस मेथड को फ्लक्स मेथड भी कहते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड, मैथमेटिकल मेथड कहते हैं। इस मेथड में इलास्टिसिटी जब मेजर की जाती है तो एज अ परसेंटेज मेजर की जाती है। आप परसेंटेज सॉरी, आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही फॉर्मूला भी है और यही डेफिनेशन, क्योंकि आप परसेंटेज मेथड बोल। ये रहा फॉर्मूला, देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये उसके फॉर्मूले का यस सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंटेशन है। हाँ, आप सिंबल देख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, दैट इज डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, इसी को कहते हैं परसेंटेज चेंज। और यहाँ पर है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो इसी दोनों से मिलकर बन गया है ये प्रोपोर्शनेट का भी फॉर्मूला। ये है प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला और ये परसेंटेज का फॉर्मूला, क्योंकि इंटू 100 कैंसिल हो रहा है तो ये बन जा रहा है प्रोपोर्शनेट, ठीक है। प्रोपोर्शनेट में हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। हाँ, आइए मैं आपको एक अप्लाई करके दिखा दूँ, ये पूरा एप्लीकेशन आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, यूँ चुटकियों में आप समझ जाएंगे परसेंटेज मेथड, आप चुटकियों में समझ जाएंगे मेरे एग्जांपल से। ये रहा प्राइस ऑफ कमोडिटी पी, प्राइस ऑफ कमोडिटी है सॉरी 10 और क्वांटिटी डिमांडेड है 100। प्राइस बढ़ कर के हो गई है 12 और क्वांटिटी डिमांडेड घट के हो गई है 75। सही है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। अब मुझसे पूछेंगे कि सर डेल्टा पी कितना है, तो चेंज इन प्राइस है 2। हाँ भाई 2 का चेंज है। डेल्टा क्यू कितना है, चेंज इन क्वांटिटी का चेंज कितना है, तो मैं कहूँगा 25, ठीक है। और ओरिजिनल प्राइस कितनी है, पी कितनी है 10 है। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, मैं कहूँगा 100 है। अब मुझे निकालना है परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड में क्या बताना होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के लिए चेंज इन क्वांटिटी जो कि 25 है, ये हमने निकाला था चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी,
इंटू 100, आपने निकाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कितना आया 25। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? चेंज इन प्राइस कितना है 2, चेंज इन प्राइस 2 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 इंटू 100, आ गया आपके पास 20%। क्या निकाल दिया आपने? चेंज इन प्राइस भी निकाल दिया। अब आ जाओ अपने आंसर पर। आपके पास है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारे केस में 25% चेंज इन क्वांटिटी है और 20% चेंज इन प्राइस है। आपका आंसर आ गया 1.25। सर ये तो बड़ा आसान है, तो मैंने परसेंटेज मेथड लगाया। आइए अब इसी को प्रोपोर्शनेट मेथड में कर। अब इसमें क्या भला है, इसमें क्या चेंज है? बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। आइए देखें, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। अब इसमें क्या करना है? डेल्टा क्यू दैट इज चेंज इन क्वांटिटी, आपके पास है 25, और डेल्टा पी दैट इज चेंज इन प्राइस 2, ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस 100 और ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल क्वांटिटी है 100। सॉल्व कर दूं? हाँ, सॉल्व करने पे 0 0 कैंसिल होता है हमारा और आता है 25 अपॉन 20। हाँ भाई, डिवाइड कर दो, 5 4 जा 5 5 जा, और आपके पास आता है 1.25। अब आप ध्यान दीजिए, आपके दोनों आंसर क्या हो रहे हैं? सेम आ रहे हैं। व्हाट डज दिस प्रूव? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट दोनों कुछ और नहीं बल्कि एक है। ठीक है, बस प्रोपोर्शनेट नाम लिखा है क्योंकि इसमें परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, और यहाँ पे परसेंटेज मेथड नाम रखा है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर रहे हो, इनटू 100 में कन्वर्ट कर रहे हो। दैट्स इट। ये है प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया। आगे अगला आ रहा है सेकंड मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड भी कहा गया है। वो भी देने वाले प्रोफेसर मार्शल जी हैं। हाँ, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है कि आपको टोटल खर्चे निकालने हैं। इसमें आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइस दैट इज एवरेज प्राइस कितनी है और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर को ये रहा एक फॉर्मूला, यहां भी हमने लिखा है आपके लिए। ठीक है, इस मेथड में 3 डिग्री ही निकल सकती हैं। हाँ, 5 डिग्री नहीं निकलेगी, 3 डिग्री निकलेगी। पहला निकलेगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होगा? डिमांड की इलास्टिसिटी, हाँ, उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। हम इसे कह सकते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या वर्ड कर सकते हैं? इलास्टिक। इसमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ऐसा कहाँ होगा? ऐसा नॉर्मल गुड्स में होगा। ऐसा नॉर्मल गुड्स में होगा। कब होगा? जरा देखिए तो, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस 10, क्वांटिटी 100, प्राइस 15। ध्यान से देखिएगा, प्राइस 15, क्वांटिटी 80। अब आप कहेंगे सर टोटल एक्सपेंडिचर तो कहीं निकाला ही नहीं आपने। हाँ भाई, अब निकालने जा रहा हूँ। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना होता है। मैं लिख रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने आपको? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 इंटू 100 1000। प्राइस एक का 10 रुपया है, क्वांटिटी खरीद रहे हैं 100, तो टोटल खर्चा हो गया 1000। सिमिलरली एक का प्राइस 15 है, क्वांटिटी खरीद रहे हैं 80, तो 15 इंटू 80 1200। क्या पता चल रहा है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, पिछले से नया एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, देन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ऐसा मैंने कहा, नॉर्मली हम अपने घर के नॉर्मल गुड्स के साथ ऐसा ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना? इसका ठीक उल्टा भी होने वाला है इन्फीरियर गुड्स के साथ। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है, अर्थात
जो गुड्स आप डेली यूज़ करने वाले हैं या वो गुड्स जो आपको खरीदना ही है, नेसेसिटीज़ जो आपके हैं, वो उसमें ये रूल अप्लाई होगा, है ना। कुछ लोग तंबाकू के आदी हैं, है ना, कुछ लोग गुटखा खाने के आदी हैं। प्राइस बढ़ेगा तब भी क्या करेंगे, वो तो खाएंगे ही खाएंगे। तो इसमें प्राइस के चेंज होने पर प्राइस और क्वांटिटी, देखिए यहाँ पे इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। प्राइस है 10, क्वांटिटी डिमांडेड है 100, प्राइस बढ़ करके हो गई है 15, पर क्वांटिटी डिमांडेड घट गई है, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई है हार्डली 60। तो अब देखें टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, आओ देखें। टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो 10 इंटू 100 आ गया मेरे पास 1000 एंड 15 इंटू 60 मेरे पास आ गया 900। क्या दिखाई दिया कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हुआ है, कम हुआ है ना। 1000 से कितना हो गया है 900। इसमें इलास्टिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। ऐसा मैंने कहा हमारे डेली गुड्स में, नेसेसिटीज में आता है। और लास्ट केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा, सही सुन रहा आपने, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। करके दिखाऊं, एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। ये रही प्राइस, ये रहा क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। यही फॉर्मूला बताया था टोटल एक्सपेंडिचर का, इसे टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। प्राइस को क्वांटिटी से बस मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस है 10, क्वांटिटी है 100, प्राइस इस बार इंक्रीज हो गई है, प्राइस इंक्रीज होके हो गई है 20, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी फॉल हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, हो गया। तो आप टोटल एक्सपेंडिचर निकालिए, यहाँ पर आएगा 1000 क्योंकि 10 इंटू 100, और यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 50, 1000। टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रह गया, सेम रह गया, प्रीवियस जितना ही रह गया। इसमें इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन ये एक रेयर फिनोमिना है, ठीक है। क्या मैंने कहा, रेयर फिनोमिना है। पर अगर आप मुझसे कहेंगे कि एक डायग्राम में सर इसको शो करके दिखाइए, तो मैं कहूँगा हाँ, ये रहा इसका डायग्राम। जब आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करना है एक सिंगल कर्व में, यहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, और यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है प्राइस और यहाँ पर है क्वांटिटी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक सिंगल डायग्राम में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना सिखा दिया, क्लियर। आइए फिर से आते हैं, पॉइंट मेथड की बात करते हैं। इस मेथड को भी देने वाले प्रोफेसर मार्शल जी हैं। सारे मेथड एक तरह से प्रोफेसर मार्शल दिए हैं भाई, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल ने ही दिया, इसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, है ना, ग्राफिक मेथड भी कहते हैं, पॉइंट या आर्क मेथड भी कहते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है इलास्टिसिटी के लिए, वो है लोअर सेगमेंट अपॉन डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। आइए, इसमें अगर एक स्ट्रेट लाइन कर्व हो तो इस सारे पॉइंट्स को मेजर किया जा सकता है। ठीक से सुनिएगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो हम सारे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक डायग्राम में ही सारी डिग्रीज एक साथ दिखा देता हूँ। आइए लेट्स सी दिस डायग्राम। एक डायग्राम में आप सारी डिग्रीज देख पाएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए सारी डिग्रीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए, ये रहा आपका एक डिमांड कर्व, ठीक है, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो इसको इक्वल, पहले लिख दो प्राइस, यहाँ लिख दो क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करिए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए एग्जैक्टली हाफ पे लेट्स से दिस पॉइंट एज ए, ठीक है, और ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इस डिमांड एक्सिस, क्लियर। हाँ, मैं आपको 5
डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में दिखा दूंगा। अब इन दोनों का भी इक्वल हाफ कर दीजिए। हाँ, ये रहा इक्वल हाफ, नाम दे दिया मैंने टी, और इन दोनों का भी इक्वल हाफ कर लीजिए, इक्वल इंटरवल कर लीजिए, नाम दे दिया ई। अब आपके पास 5 पॉइंट्स हैं एक ही डिमांड कर्व में, ए से लेकर के ई तक। अब ए वाले पॉइंट को देखिए और फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। हाँ भाई, एल एस अपॉन यू एस, ठीक है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब लोअर में कितने सेगमेंट हैं इसके? 1 2। लोअर में इसके 2 सेगमेंट हैं, और इसके ऊपर, ए के ऊपर कितने सेगमेंट हैं? 1 2 सेगमेंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब हो गया यूनिट इलास्टिक, या आप यूनिटरी इलास्टिक भी इसको बोलते हैं। चलो नीचे आ जाओ, पॉइंट ए पे आ जाओ और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ इलास्टिसिटी का। इलास्टिक का फॉर्मूला है एल एस अपॉन यू एस। इसके लोअर में कितना यूनिट, कितना सेक्शन बच रहा है? 1, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ऊपर कितने सेक्शन है इसके? 1 2 3 है सेक्शन। तो इसकी वैल्यू जब भी आएगी तो 1 से कम आएगी। इसमें इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इसे हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक। हाँ, इसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। आइए बी वाले पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पर भी लगाइए एल एस अपॉन यू एस। इसके लोअर में तो कोई सेगमेंट ही नहीं है। देखिए बी के नीचे कौन सा सेगमेंट है? कोई सेगमेंट नहीं है, तो 0/4 आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी है 0। इसे हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिसिटी इसकी है ही नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक। 5 डिग्री आपको याद होनी चाहिए, है ना। आइए डी वाले पॉइंट पे आ जाइए। डी वाले पॉइंट पे भी अगर आप लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट लगाएंगे तो आप देखेंगे डी के नीचे 3 सेगमेंट हैं, 1 2 और 3, और ऊपर कितना है? 1। तो इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। साफ साफ दिख रहा है, ग्रेटर देन 1 दिख रही है, क्योंकि 3 हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसे कहेंगे इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट ये रहा, पॉइंट नंबर सी। इसमें लोअर सेगमेंट सब हैं, अपर सेगमेंट 0 है, दैट इज 4/0। यहाँ पे इलास्टिसिटी आ जाएगी, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी? इलास्टिसिटी आ जाएगी इनडेफिनाइट, क्योंकि जैसे ही 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। इस पॉइंट को कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आ गई ना 5 कंडीशन एक ही डिमांड कर्व में। स्ट्रेट लाइन बनाया, दोनों एक्सिस को टच करा दिया और सारा काम तमाम। 5 पॉइंट बनाया और 5 क्या हो गए? डिग्रीज आ गई। ये है कमाल इसका। आइए बढ़ते हैं हम लोग, आपको ले चलते हैं वापस टॉपिक पर। तो ये है इलास्टिसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल कर्व्ड लाइन हो गई, जैसे कि ये हो गई, तो अगर कर्व्ड लाइन होगी तो भी आप रूल नहीं चेंज करेंगे। कर्व्ड लाइन है हमारे पास, ये रही डी, और मुझे पॉइंट आर की इलास्टिसिटी निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? इस आर की इलास्टिसिटी निकालने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट टू डिमांड कर्व होगा। इस डिमांड कर्व के टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होता है एक पॉइंट पे कट करता हुआ, जिसकी इलास्टिसिटी निकालनी है से बाहर चला जाएगा। ठीक, तो ये रहा मेरा लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट है ये आर बी, ये मेरा है, मैं लिख रहा हूँ लोअर सेगमेंट। जबकि अपर सेगमेंट क्या है? ए आर मेरा, ये है मेरा यू एस। और मुझे इलास्टिसिटी यहाँ की निकालनी होगी, तो मैं लगाऊंगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। साफ साफ दिख रहा है, लोअर सेगमेंट बड़ा है, तो जब भी लोअर सेगमेंट बड़ा होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, अर्थात इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। हाँ, यूनिटरी से ज़्यादा वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। समझ गए ना। ध्यान देना है कि आपको एक टेंजेंटियल लाइन बनानी है। ये टेंजेंटियल लाइन आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी पे असर डालते हैं? देखिए, एक कीवर्ड को पहचान लीजिए याद करने के लिए। चेंज होगा अगर डिमांड में, तो हम कहेंगे हाँ वो डिमांड इलास्टिक है। और मैं कहूँगा डिमांड में चेंज हो ही नहीं रहा है, डिमांड बरकरार रहेगी, तो इसका मतलब है डिमांड इनइलास्टिक है। उसकी इलास्टिसिटी क्या है? इनइलास्टिक।
जैसे एग्जाम्पल है कि वस्तु में सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। अगर किसी वस्तु में सब्स्टिट्यूट है, भाई टी कॉफी है ना सब्स्टिट्यूट, तो टी कॉफी, टी महंगी हो जाएगी, लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, है ना रूल। तो जिसमें सब्स्टिट्यूट होता है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, जिसमें सब्स्टिट्यूट ही नहीं है अर्थात जिसमें नो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड इन इलास्टिक। आप उसका दाम चेंज करिए, झक मार के लोग उसी को लेंगे। हाँ भाई, नोटबुक की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नोटबुक जमा करनी है तो करनी है एग्जाम, क्या कहते हैं, नोटबुक के बदले कुछ और तो जमा कर नहीं सकते, तो उसकी डिमांड इलास्टिक इन इलास्टिक हो गई, अर्थात उसकी डिमांड चेंज नहीं। समझ गया। बल्कि टी, मैंने कहा टी का मन नहीं कर रहा है, आप कॉफ़ी ले लीजिए, क्यों, हो गया ना, चॉइस मिल गई आपको। फिर आता है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। अगर एक व्यक्ति अपनी इनकम का एक मेजर प्रपोर्शन किसी चीज पे खर्चा करता है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। ध्यान रखेंगे, हायर द प्रपोर्शन हायर इज द इलास्टिसिटी। अब सोचिए मैच बॉक्स में आपकी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्चा करता होगा, बहुत कम। अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपया है और मैच बॉक्स महीने में वो 10 रुपये का इस्तेमाल करता है, तो उसकी इनकम का एक बहुत छोटा सा प्रपोर्शन मैच बॉक्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो मैच बॉक्स का दाम बढ़ेगा भी तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर आता है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूजेज में। इसका एग्जांपल आप मिल्क ले सकते हैं, हाँ इसका इसमें एग्जांपल आप मिल्क ले सकते हैं, है ना, इसका एग्जांपल है मिल्क। तो मिल्क जब महंगा होता है तो लोग उसका अर्जेंट यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं। मिल्क सस्ता हो जाता है तो उसके मैनी अदर यूजेस करने लगते हैं। अर्थात जिस चीज़ों के बहुत सारे यूजेस हैं उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक रहेगी। ठीक है ना, प्राइस गिरने पे डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। और जिसकी यूज ही बहुत ज़्यादा नहीं है, एक फिक्स यूज ही है उसका, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक फिर आता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द गुड्स, अर्थात क्या गुड्स किसी के साथ यूज होता है। हाँ भाई, पेट्रोल और कार, मोबाइल और सिम। तो अगर पेट्रोल महंगा होने लगेगा तो कार की बिक्री तो ऑटोमेटिक क्या होने लगेगी, खास करके पेट्रोल एंड डीजल कार के दाम, हाँ की बिक्री की सेल हाँ कम होने लगेगी। जैसे ही पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, लोग पेट्रोल डीजल गाड़ियां लेना बंद। समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी है, उनके भी इलास्टिसिटी पे एक दूसरे पे असर डालते हैं। फिर टाइम भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी। सर वो कैसे, अगर कोई चीज़ डिमांड की जा रही है वेरी शॉर्ट नोटिस में, हाँ तो उसकी डिमांड हम चेंज नहीं करें क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, आप ज़्यादा गुड्स अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। पर अगर लॉन्ग पीरियड हो तो, हाँ लंबा समय है तो उसकी डिमांड चेंज। लॉन्ग पीरियड है इलास्टिसिटी ज़्यादा है, शॉर्ट पीरियड है इलास्टिसिटी कम है। एक और पॉइंट कर लेते हैं, पोस्टपोनमेंट करने की संभावना है। अगर किसी चीज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप खाने को बहुत लंबे समय तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, कुछ समय बाद आपको फूड लेना ही है, क्या कहते हैं, तो सर इससे क्या होगा, तो इसकी डिमांड आपकी इनइलास्टिक। ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक आप नहीं टाल सकते, पर क्लॉथ आप टाल सकते हैं, महंगे कपड़े खरीदना आप टाल सकते हैं। ठीक है, नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, ठीक है अगली बार खरीद लेंगे, अगले साल खरीद लेंगे। तो जिसमें पोस्टपोन कर सकते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक है, जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़े घटे लेना ही है। चलिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, आपको 6 पॉइंट से अधिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए कुछ और पॉइंट्स भी हैं हमारे पास कि क्या इंपॉर्टेंस है इलास्टिसिटी का, कुछ इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बिजनेस डिसीजन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ तुमसे पूछूं कि कौन से काम का बिजनेस करना पसंद करो, तो तुम कहोगे सर ऐसी वस्तु का बिजनेस करेंगे जिसकी डिमांड कम ना हो, अर्थात इन इलास्टिक वस्तु। हाँ भाई, रेस्टोरेंट हमेशा चलेंगे, क्या कहते हो, खाने पीने का सामान हमेशा चलेगा, ग्रॉसरी की दुकान हमेशा चलेगी, तो बिजनेस डिसीजन ऐसे भी लिए जाते हैं। ठीक है ना, फर्म्स क्या करती हैं, इलास्टिसिटी के बेस पे गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, एक मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट कौन होता है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक सिंगल कमोडिटी को अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस में बेचता है।
वो पता करता है कि किस मार्केट में उसके वस्तु की डिमांड इनइलास्टिक, वहां पर वो क्या करता है, प्राइस राइज भी कर देता है और लोग झक मार के वहां खरीदते ही हैं क्योंकि वहां पर उसकी डिमांड इनइलास्टिक। रेलवे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जानता है रेलवेज की रिच लोग क्या करेंगे, एसीज में ही ट्रेवल करना पसंद करेंगे, तो एसी का भाड़ा खूब बढ़ा दिया है इसने, कई गुना महंगा कर दिया एसी। अब लोगों को तो ट्रेन की सर्विस चाहिए ही चाहिए, झक मार के लोग जाते हैं। ठीक है, फिर डिपेंड करता है किसमें हेल्प करता है, फैक्टर प्राइसिंग करने में। 4 फैक्टर्स होते हैं, हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। चलो लेबर के एग्जांपल से समझते हैं। अगर लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो लेबर की डिमांड ज़्यादा होने पे लेबर बार्गेनिंग पावर कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना करके प्राइस हाई मांग सकते हैं अगर उनकी डिमांड हाईली नीडेड है, इनइलास्टिक डिमांड है। क्या मतलब है कि अगर डिमांड ऑफ लेबर होगा, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट होगा और लेबर्स की ज़रूरत होगी तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उनको हाई प्राइस दे करके भी क्या करेंगे, जॉब में रखेंगे। नतीजा लेबर को अच्छी वेज मिल सकती। फिर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ भी ऐसे ही बनाती है। हाँ, गवर्नमेंट भी बहुत समझदार है। गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करना होता है तो वो उन चीज़ों पे जीएसटी बढ़ा देती है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है जो चीज़ें इनइलास्टिक डिमांड में है। हाँ, शराब, गुटखा, पान मसाला, भाई जो इसकी हैबिट जिसको लगी हुई है, जिसको शराब पीने की आदत लगी हुई है, शराब महंगी करती जा रही है सरकार, पर फिर भी क्या उसकी बिक्री कम हो रही है? नहीं, और सरकार की कमाई भी खूब बढ़ती जा रही है। तो सरकार क्या करती है, अपनी पॉलिसीज़ को ऐसे लगाती है। हाँ, किसी चीज़ को सरकार रोकना चाहती है तो उसका प्राइस एब नॉर्मली इंक्रीज कर देगी। ठीक है ना। अब चाइनीज़ मोबाइल को सरकार को बेचना रोकना है इंडिया में, कर दो डैम्पिंग ड्यूटी लगा दो, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दो, कस्टम ड्यूटी लगा दो, चाइनीज़ मोबाइल इंडिया में आके बहुत महंगे हो जाएंगे, नतीजा वो बिकेंगे ही नहीं। देखा, तो ये गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चलाती है इस तरीके। फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसा ही होता है। जब हम विदेशों से गुड्स खरीदते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि हमें गेन्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड हो, अर्थात हम उन देशों से सामान लेना पसंद करते हैं जिन देशों से प्रोडक्ट खरीदने पर हमें उनको जो बदले में देना है उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, और वो जो हम वस्तु उनसे खरीद रहे हैं वो इनइलास्टिक डिमांड की वस्तु। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मार्केट में एक्सचेंज रेट, अर्थात हमारे देश में जो विदेशी करेंसी मिल रही है, डॉलर, पाउंड, लीरा, अलग अलग देशों करेंसी है, इसका रेट भी हेल्प करता है। हाँ, इसके हिसाब से भी क्या करती है गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मार्केट में रूल करती है। मतलब रेट ऑफ करेंसीज का एक्सचेंज रेट, कभी गवर्नमेंट को डीवैल्यूएशन करना पड़ता है तो कभी अपनी करेंसी को रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। ये सब किस पे बेस्ड होता है, इलास्टिसिटी पे होता है। गवर्नमेंट देखती है मार्केट की सिचुएशन और उसके हिसाब से आजकल डॉलर का रेट अप्रॉक्सीमेटली 82 रुपीज़ के आसपास है। $1 का रेट 82 रुपीज़ है। आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ था तब वो डॉलर की कीमत कितनी थी? $1 इज इक्वल टू 1 रुपी। सोचिए हम 82 रुपीज़ नीचे जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट देखती है इसको, एक्सचेंज रेट को, इलास्टिसिटी के बेसिस। चलिए 6 पॉइंट्स अधिक नहीं करेंगे, अब अगली हेडिंग आ चुकी है। हाँ, अभी तक हमने जितनी भी हेडिंग पढ़ी थी ये सब प्राइस इलास्टिसिटी के अंडर में आती थी, और अब टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी। तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैंने कहा ना, याद करने की कोशिश मत करो, कीवर्ड पकड़ लो। कीवर्ड आपकी डेफिनेशन में जरूर होना चाहिए। क्या? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। और किसका डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस? चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यही फॉर्मूला भी है और यही रहा फॉर्मूला है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। आइए, अब ये भी 3 टाइप के होते हैं। इनकम इलास्टिसिटी 3 टाइप की होती है। पहला पॉजिटिव इनकम इलास्टिक। पॉजिटिव इनकम इलास्टिक नॉर्मल गुड्स पे आता अप्लाई होता है। किस गुड्स पे अप्लाई होता है? मैंने कहा नॉर्मल गुड्स पे। नॉर्मल गुड्स की खास बात क्या होती है? जो गुड्स तुम और मैं डेली यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स है। भाई कपड़ा तुम यूज़ कर रहे हो, एज अ स्टूडेंट तुम स्टेशनरी यूज़ कर रहे हो, हाँ, पेन पेंसिल नोटबुक यूज़ कर रहे हो, तो है ना तुम्हारे लिए। मोबाइल, टीवी, ये सब क्या है तुम्हारे लिए? नॉर्मल गुड्स हैं। तो जैसे ही तुम्हारे क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज। हम इसे कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज इन इनकम की वजह से इंक्रीज इन परचेज हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होगा। अब इनकम इलास्टिक मैंने अभी जस्ट बताया,
कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेट, इस बार इनकम का चेंज ज़्यादा है ना, तो इलास्टिक कहेंगे। और कभी कभी क्या होता है, इनकम का चेंज कम है फिर भी डिमांड क्या है, बरकरार है, इसे कहते हैं इनइलास्टिक। नेसेसिटीज़ में ऐसा ही होता है। सोचिए साबुन, खाने का सामान, हाँ नेसेसरी क्लॉथ्स, वो चीज़ें इनइलास्टिक में आ जाती हैं। वो कैसे, प्राइस इंक्रीज, सॉरी इनकम ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही फिर भी डिमांड क्या है इनकी, इंक्रीज रहती है। और यूनिटरी में तो मैंने कहा दोनों का बराबर इंक्रीज होता है, जो कि नॉर्मली रेयर फिनोमेना। नेगेटिव इनकम इलास्टिक, हाँ पॉजिटिव का ठीक उल्टा होने वाला है कि आपकी इनकम तो बढ़ रही है पर क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो रही है। हाँ, ऐसा सर रॉबर्ट गिफन ने बताया था। सर रॉबर्ट गिफन ने गिफन्स पैराडॉक्स में ऐसा बताया था। क्या देखा सर रॉबर्ट गिफन ने? सर रॉबर्ट गिफन एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हाँ ब्रिटिश एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियल वर्कर जो हैं वो इनकम इंक्रीज होने पर और ज़्यादा कोर्स ग्रेन खरीद सकते थे, पर वो कोर्स ग्रेन लेने की बजाय अब वो फाइन ग्रेन, सुपीरियर ग्रेन लेने लगे। तो इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई। इसे कहते हैं नेगेटिव। ऐसा एग्जांपल है इंफीरियर गुड्स में। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी में क्या है, इनकम तो इंक्रीज हो रही है पर डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है। हाँ सोचिए एक व्यक्ति की इनकम इंक्रीज हो रही है, क्या वो पंखे ज़्यादा खरीदने लगेगा क्या? जवाब है नहीं नहीं। ठीक है ना, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं जीरो इलास्टिसिटी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। फिर आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ये क्या नई चीज़ आ गई? हाँ क्रॉस में क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स चेंज होगा पर डिमांड ऑफ वाई चेंज हो जाएगा। इसके अंदर दोनों तरह के गुड्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आएगा और सब्सटीट्यूट गुड्स भी आएंगे। जैसे टी और कॉफ़ी के बारे में डिस्कस किया कि प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा, जैसे चाय के दाम महंगे होंगे कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि चाय पीने वाले चाय पीना छोड़ देंगे पर कुछ तो पिएंगे, तो वो कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे, नतीजा डिमांड इन कॉफ़ी इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इसमें क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, ओहो, चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, यही फॉर्मूला भी है, ये रहा। आइए इसमें भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव किस में होता है, सब्स्टिट्यूट्स में होता है, जैसे टी और कॉफी में। इसमें पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव होता है, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ बटर डिक्रीजेस। या ये चीज कार पेट्रोल में भी हो सकती है, प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, कार महंगी हो जाएगी, कार कम बिकेगी, कार कम बिकेगी तो पेट्रोल भी तो कम बिकेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये अप्लाई होता है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और जीरो में मतलब क्या होगा कि एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को असर नहीं डालेगी। अब टी का प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा, टीवी सेट्स बिकना कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है टी और टीवी सेट का, तो इसीलिए इसको कहेंगे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। तो दिस ब्रिंग्स टू दी एंटायर चैप्टर। हाँ पूरा चैप्टर मैंने आपके लिए फिनिश कर दिया है वन शॉट में। आपके लिए ढेर सारे कंटेंट ला रहे हैं। आपका पूरा विश्वास, आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए। आपको अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को भी इसको अब शेयर कर देना चाहिए। समझ में आ रहा होगा तो अ बिग लाइक। थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।